चौधरी और आप देख रहे हैं युद्ध और दुनिया की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल की तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट को बदलने की इजराइल की तरफ से जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उसमें कैसे पूरी तरह से ईरान फंस गया। ईरान के खिलाफ जो तैयारी इजराइल की तरफ से की थी उसके तमाम वो प्रॉक्सी जो नासूर बने हुए थे इजराइल के लिए, जिसके बाद लगातार इजराइल पर जो बड़े हमले हो रहे थे, आखिर कैसे वो पूरी प्लानिंग तैयार की इजराइल ने। और अब बारी है ईरान की, क्योंकि क्या अब बड़ा हमला ईरान पर होगा? क्या अब ईरान को पूरी तरह से नक्शे से मिटाने की तैयारी नेतन्याहू ने कर ली है? आपको बताने वाला हूं वो पूरी स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल की, जिस पर वो लगातार काम कर रहा था। बड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ यमन में बड़े हमले की जिस तरीके से इजराइल की तरफ से की गई। इसी के साथ क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है वो अगले साल नए लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ड्रैगन की एंट्री होने जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है, जिसके बाद क्या नाटो को बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। आखिर क्या होगा इस मुलाकात में बताऊंगा आपको। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। और शुरुआत करने जा रहा हूं कि आखिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक के बाद एक जिस तरीके से जंग इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही है, आखिर क्या वो स्ट्रैटेजी है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये वो जाल है जिसके अंदर ईरान अब पूरी तरह से फंस चुका है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने के लिए, इजराइल को घेरने के लिए ईरान जो लगातार प्लान तैयार कर रहा था, वो अब इजराइल के मोसाद के नेतन्याहू के प्लान में आखिर कैसे उलझ गया है। लेकिन वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊं जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर मिडिल ईस्ट में ईरान का आने वाला है। बड़ा युद्ध, सीधा टकराव अब इजराइल और ईरान का होगा। उससे पहले आपको वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि हाल ही में बड़ी तस्वीरें यमन पर हमले की सामने आई। बड़ा हमला यमन पर किया गया। एयरपोर्ट पर इजरायली हमले हुए, दहल गया यमन। यह सीधा हमला सना एयरपोर्ट पर, जहां टावर के कैसे परखच्चे उड़ गए। न सिर्फ सना एयरपोर्ट बल्कि रनवे को भी टारगेट किया गया। और भगदड़ जब सना एयरपोर्ट पर मची, जिस दौरान ये बड़े हमले हुए, उस दौरान WHO के चीफ, वहां पर डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। उन्हें भी अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। ये तस्वीर आप देखिए, जहां आखिर कैसे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए WHO चीफ, जो डायरेक्टर जनरल, और WHO ने भी इन हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। ये सब जो हमले हैं जिसके बाद एक हुए, इनकी नौबत आखिर क्यों आई? क्योंकि यमन की तरफ से, क्योंकि हुती विद्रोहियों की तरफ से तेल अवीव में एक के बाद एक हफ्ते के अंदर 5 से 6 हमले किए गए। बड़े हमले लगातार इजराइल को टारगेट कर उकसावे की कार्रवाई होती रही। और बड़ी बात यह कि हुती की तरफ से जो आज हमला किया गया, इसमें था डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, जिसने काम यहां पर किया। वहीं दूसरी तरफ जो अब तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है इजराइल का, जिसमें हुती विद्रोहियों को मिटाने के लिए लगातार अब इजराइल यहां पर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन ये हालात आखिर क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे कहा जा रहा है कि इसके पीछे खामनेई का, यानी ईरान का पूरी तरह से हाथ है। ईरान ने लगातार अपनी प्रॉक्सीज को उकसाया, उन्हें पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहा और साथ ही साथ पूरे प्लान इजराइल को घेरने के लिए रचे। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए नेतन्याहू जो लगातार उससे पहले पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने यह कहा था
कि हम मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा, हाल ही में बड़ा बयान जो है नेतन्याहू ने दिया था जिसमें कहा था कि आखिर कैसे नक्शा यहां पर बदल देंगे कि मिडिल ईस्ट का जो नक्शा होगा, और इसी जाल में फंसता हुआ इजराइल के अब ईरान नजर आ रहा है। पूरा चक्रव्यूह आखिर किस तरीके से रचा गया इजराइल की तरफ से आपको बताता हूं, और अब कैसे उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है ईरान। दरअसल इजराइल के चक्रव्यूह में अब ईरान फंस चुका है। ईरान पहले ईरानी प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह की कमर इजराइल ने तोड़ी, उसके बाद फिर सीरिया में असद सरकार का जो तख्ता पलट है वो कर दिया गया। सीरियाई सेना के हथियार हों, डिपो हों या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया गया इजराइल की तरफ से। वहीं सीरिया में असद के जो सैन्य अड्डे हैं वो ईरान की दरअसल ढाल बने हुए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सीधे हमले आखिर इससे पहले इजराइल की तरफ से क्यों नहीं किए गए। ढाल की तरह ये सैन्य अड्डे काम कर रहे थे। सीरिया में ईरान समर्थित थी बशर अल असद की सरकार, जो ईरान को बचाने का कहीं ना कहीं काम कर रही थी। भाई ईरान पर इजराइल का डायरेक्ट अटैक करना इन सिचुएशंस में बेहद मुश्किल था। इजरायली फाइटर जेट्स F-35 जो शक्तिशाली फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, उन्हें फ्यूलिंग की जरूरत तक होती अगर वो डायरेक्ट अटैक करते यहां ईरान पर इजराइल हमला करता तो सीरिया की तरफ से भी उसे रोका जाता, वहां पर भी दिक्कत बढ़ती। बशर अल असद की जो सरकार के डिफेंस में रूस बैठा हुआ था, सीरिया में रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार तैनात थे, उन्हें खत्म करने की बेहद जरूरत थी। और अब सीरिया से ईरान समर्थित बशर अल असद का जो शासन है उसे खत्म कर दिया गया इजराइल की तरफ से। स्ट्रैटेजी के तहत रूस की सेना, उसके हथियार, डिफेंस सिस्टम, अब सब कुछ बाहर निकल चुके हैं। इधर सीरिया के पास माउंट हरमन पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है, वहां अपनी स्थिति इजराइल की तरफ से मजबूत की गई है। यानी इजराइल ने रणनीति के साथ ही पहले अब जो मैदान है ईरान पर हमले का वो साफ यहां पर कर दिया है, और अब अलग थलग पड़े ईरान पर हमला करना अब बेहद आसान है इजराइल के लिए। यमन में भी ईरान के प्यादे हुती में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। इजराइल अब लाल सागर में हुती पर लगातार हमले कर रहा है, यानी ईरान के खात्मे के लिए पहले उसके प्रॉक्सीज को खत्म किया इजराइल ने, उसके बाद अब ईरान पर हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बड़ी स्टेटमेंट जो इजराइल के मोसाद चीफ की तरफ से दी गई है, उनका कहना है कि सिर्फ यमन पर बड़े हमले से काम नहीं चलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। ईरान पर मोसाद चीफ की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया। मोसाद चीफ डेविड बार्निया क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मोसाद चीफ की हुती पर सिर्फ हमला करने से काम नहीं होगा, ईरान पर भी अब हमले यहां पर होने चाहिए। डेविड